हेलो गाइस, नमस्ते। मैं नंदू सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ नवंबर 2020 का करंट अफेयर, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से नवंबर 2020 का करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट यदि आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो आगे या नेक्स्ट में वीडियोज आने वाले हैं उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही। तो आइए हम नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का है। 14वें एशियाई जो फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं, इनको लेकर के देखिए। एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा कौन देता है? जो एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी है द्वारा, ये कौन से थे? 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार थे, जिनकी 28 अक्टूबर 2020 को घोषणा की गई, लेकिन नवंबर 2020 में ये दिए गए। तो देखिए किसको दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया, वर्चुअल किया गया था। 14वें एशियाई फिल्म देखिए किसको दिया गया है फिल्म अवार्ड। विजेता एक नज़र देखिए, पूरा जो इसका विस्तृत विवरण देखिए 14वें एशियाई फिल्मों के बारे में। देखिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया, वो पैरासाइट फिल्म को दिया गया। यहीं से दे सवाल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एशियाई जो फिल्म अवार्ड दिए गए हैं वो किस फिल्म को दिया गया? तो पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। अच्छा, इसका निर्देशक भी पूछा जा सकता है, बांग जून हो, ये दक्षिण कोरिया के हैं जो पैरासाइट फिल्म के निर्देशक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको? पैरासाइट को। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पूछे, डायरेक्टर का, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो एशियाई फिल्म अवार्ड दिया है वो वांग सियासुआई को, वांग सियासुआई। और इनकी कौन सी फिल्म थी? सो लांग माई सन, ये चाइना की थी, ठीक है, चाइना की सो लांग माई सन को। तो वांग सियासुआई को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड दिया गया है। यदि सर्वश्रेष्ठ हीरो की बात करें, अभिनेता की बात करें, तो लिए बांग हुन का ध्यान रखना, लिए बांग हुन को दिया गया है। और इनकी फिल्म कौन सी? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, फिल्म कौन सी थी? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, जो दक्षिण कोरिया की थी। यदि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार की बात करें, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, हीरोइनी का जो पुरस्कार दिया है ये झोउ डांग्यू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और इसकी फिल्म थी बेटर डेज। कौन सी थी? बेटर डेज में इन्होंने ये रोल किया था, और ये हांगकांग चीन की फिल्म है। अच्छा, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी फिल्म? गली बॉय। देखिए भारतीय जो फिल्म की बात कर रहे हैं यहाँ, गली बॉय निर्देशक, इसका जो गली बॉय का निर्देशक है वह जोया अख्तर है, को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया है। तो सवाल ऐसे बनता है, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो गली बॉय को। अच्छा, इसका निर्देशक पूछा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि गली बॉय को किस सेक्टर में एशियाई फिल्म पुरस्कार मिला है? तो वो है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के सेक्टर में। तो ये गली बॉय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, IIFFB पुरस्कारों की घोषणा। देखिए IIFB पुरस्कारों की हम चर्चा करें तो ये देखिए IIF क्या है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन की बात है ये। तो इंडिया IIFFB इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखिए अमेरिका के बोस्टन में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वही हो गया इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 2020 के जो पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अब देखिए IIFF जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? इस
फिल्म फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअल किया गया। आपको पता है कोविड-19 के कारण हर कार्यक्रम है वो वर्चुअल किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से अधिक फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। 15 भाषाओं से ज़्यादा, ठीक है, 110 फिल्में थी उनको प्रदर्शित किया गया था, जिसमें देखिए दिवंगत जो जिनकी निधन हो चुका है, भारतीय अभिनेता ओम पुरी को IIFV 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ सवाल बनता है कि IIF है या जो अवार्ड है वो उसकी 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो ध्यान रखना है, भारतीय अभिनेता ओम पुरी को दिया गया, ठीक है। अच्छा, इनका निधन हो गया तो ये पुरस्कार ग्रहण किसने किया था? जो ओम पुरी की पत्नी है नंदिता पुरी को ये पुरस्कार दिया गया, उन्होंने प्राप्त किया था। अच्छा देखिए IIF जो फिल्म के जो अवार्ड हैं इनमें देखिए यदि फिल्म की चर्चा करें तो इस समारोह में जो मलयालम फिल्म है, देखिए फिल्म का नाम रखना दोस्तों मलयालम फिल्म है और नाम क्या है? कांठी। मलयालम फिल्म कांठी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब सवाल ऐसे बनता है कि IIF है इंडिया इंटरनेशनल इंडिया जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इस फिल्म में जो पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का? तो कांटी फिल्म को। अच्छा, कांटी फिल्म कौन सी फिल्म है? मलयालम फिल्म है, मलयालम भाषा में लिखी प्रदर्शित की गई फिल्म है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अवार्ड की बात करें तो विक्टर बनर्जी। देखिए फिल्म कांठी, अभिनेता विक्टर बनर्जी को उनकी फिल्म जोसेफ बॉर्न इन ग्रेसेस में एक पृष्ठ की भूमिका के लिए दिया गया है। इस फिल्म में इन्होंने इस प्रकार से एक पृष्ठ की भूमिका निभाई थी। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अब देखिए अभिनेता के बाद अभिनेत्री का खिताब कांठी के लिए शिलाजा अम्बू को दिया गया। तो अभिनेत्री कौन? शिलाजा अम्बू को। किस फिल्म के लिए? कांठी फिल्म के लिए। तो 3 बातें यहाँ ध्यान रखनी हो गई। देखिए कांटी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेता विक्टर बनर्जी, अभिनेत्री शिलाजा अम्बू, और इसके अलावा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चौथा सवाल यहाँ बनता है ओम पुरी का। ये था IIFFB यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर करना है आपको कि ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है और ये एशियाई फिल्म पुरस्कार है। दोनों का विशेष ध्यान रखना है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, इसलिए मैंने एक ही साथ आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। फिर है बुकर पुरस्कार। देखिए दोस्तों बुकर पुरस्कार को लेकर के कई बार सवाल पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2020 देखिए किस सेक्टर में दिया जाता है? साहित्य के सेक्टर में दिया जाता है। तो साहित्य के सेक्टर में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार की घोषणा 19 नवंबर 2020 को कहाँ की गई? लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, ठीक है। अब देखिए ये 50,000 पाउंड का ये पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये स्कॉटलैंड के लेखक है। कहाँ के? स्कॉटलैंड देश के। नाम है डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। डगलस को ये पुरस्कार उनके पहले उपन्यास सुग्गी बेन के लिए दिया गया है। तो यहाँ से 2 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। अच्छा, दूसरा सवाल ये बनता है कि उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो सुग्गी बहन, क्या नाम है? सुग्गी बेन के लिए दिया गया। देखिए इस उपन्यास में क्या है कि डगलस स्टुअर्ट का ये उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो कि 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बढ़ा और उसकी माँ नशे की समस्या से जूझ रही है। ये सुग्गी बेन में है। फिर देखिए बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है। तो यहाँ देखिए तीसरा सवाल ये बनता है
कि अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? बुकर पुरस्कार है। अंग्रेजी जो उपन्यास के लिए दिया जाता है, किसको दिया, किस उपन्यास पे दिया? सुग्गी बेन। लेखक कौन? डगलस स्टुअर्ट। तो यहाँ से ऐसे 3 सवाल बनते हैं बुकर पुरस्कार 2020 को लेकर के। फिर देखिए कि बुकर पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में 69 में हुई थी। अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। जो अब देखिए ये सवाल बुकर पुरस्कारों में भी ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के जो उपन्यासकार है, यहाँ से सवाल कैसे आता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है या नहीं सम्मानित किया गया है या सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो भारतीय है या भारतीय मूल के हैं, देखिए यहाँ भारतीय या फिर भारतीय मूल के जो उपन्यासकार हैं, इन किन को बुकर पुरस्कार मिला है? देखिए अरविंद अडेगा, किरण देसाई, अरुंधति राय, सलमान रश्दी, वी.एस. नायपॉल। इन 5 भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी देखिए भारत के संदर्भ में होने के कारण वेरी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ भी। फिर देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 की हम चर्चा करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। ये किस व्यक्ति को दिया गया है? ये बांग्लादेश के 17 वर्षीय सादत रहमान, ये ध्यान रखना, ये नाम रहा। कौन? सादत रहमान। किस देश के निवासी? बांग्लादेश के। इन्होंने क्या किया था? सादत रहमान ने क्या किया कि साइबर अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में सादत रहमान ने कार्य किया था। रहमान को 42 देशों के 142 आवेदकों में से चुना गया, 142 आवेदकों में से चुना गया है। फिर देखिए यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने 13 नवंबर 2020 को इंग्लैंड में एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार सादत रहमान को किसने दिया? देखिए उस समय थी मलाला यूसुफजई ने प्रदान किया गया था, क्योंकि स्वयं भी इस पुरस्कार से सम्मानित है। देखिए मलाला यूसुफजई नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित है। उल्लेखनीय है कि मलाला यूसुफजई को भी वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सादत रहमान ने साइबर अपराध से पीड़ित किशोरों की मदद के लिए साइबर अपराध निरोधी ऐप साइबर टीन्स बनाया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सादत रहमान ने कौन सा ऐप बनाया जिसका नाम है साइबर टीन्स, यह ऐप बनाया था और इस ऐप के कारण ही इसे ये बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार के लिए 2 भारतीय बालिकाएं भी नामांकित हुई थी, लेकिन उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल पाया था, लेकिन नॉमिनेट जरूर हुई थी। तो राजस्थान की 2 बालिकाएं कौन सी थी? एक तो थी वसुंधरा, ये टोंक की थी। दूसरी थी जसोदा, ये कहाँ की थी? जोधपुर की थी। ये 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट द्वारा ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। तो कौन सा देश देता है? नीदरलैंड, वहाँ की एक संस्था किड्स राइट द्वारा। फिर देखिए आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार। देखिए आदित्य जो विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार है, इसमें देखिए आप ये जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को 2020 के आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए क्लासिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? नसीरुद्दीन शाह को। इनके साथ नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारों, देखिए नसीरुद्दीन के साथ में 2 व्यक्तियों को और प्रदान किया गया। एक का नाम है नील चौधरी, दूसरा है इरावती कार्णिक को आदित्य विक्रम बिरला किरण पुरस्कार। देखिए इन्हें किरण, यहाँ लिखा है किरण, जबकि यहाँ क्या क्लासिकल। तो इन 2 व्यक्तियों को आदित्य बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ये देखिए आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है? ये दिया जाता है थिएटर और प्रदर्शन कला में, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर देखिए भारत के नए रामसर स्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण को लेकर के, एक तो पर्यावरण को लेकर के और दूसरा जो साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, और ये पर्यावरण के संदर्भ में सवाल है। देखिए भारत के नए रामसर स्थल, देखिए रामसर साइट में जो या नमभूमि जो साइट है उसमें भारत के 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में 11 नवंबर 2020 को शामिल किया गया है। यानी रामसर सूची में, रामसर साइट में या आर्द्रभूमि सूची में भारत के 2 स्थानों को 11 नवंबर 2020 को शामिल किया गया है। ये 2 स्थान कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो है महाराष्ट्र का लोनार झील, लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इसको भी क्रेटर झील बता रहे हैं। दूसरी है उत्तर प्रदेश के आगरा का सूर सरोवर। तो कौन से 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हुए हैं? एक तो महाराष्ट्र की लोनार झील, दूसरी आगरा का सूर सरोवर, ये दोनों ही रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। देखिए राजस्थान में भी रामसर साइट में 2 चीज़ शामिल है, और इनको लेकर के कई बार आरएस से लेकर के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान में रामसर सूची में आर्द्रभूमि में शामिल एक तो है केवलादेव भरतपुर, केवलादेव अभयारण्य भरतपुर। दूसरा है सांभर झील, अभी सांभर झील काफ़ी चर्चा में, वैसे ये दोनों ही रामसर साइट में शामिल है। तो देखिए ये अभी हाल ही में भारत के 2 स्थान सम्मिलित किए गए हैं। तो आगरा जिले में स्थित इस झील को किथम झील के नाम से जाना जाता है। किस झील को? सूर सरोवर झील को। सूर सरोवर झील का दूसरा नाम है किथम झील। इससे पहले बिहार के बेगूसराय में स्थित काबर ताल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। ये 2 स्थान हैं। इनके अलावा पहले क्या हुआ था, जो बिहार का बेगूसराय में स्थित है जो काबर ताल को भी आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई। देखिए पहले कितनी थी? 38 थी। 38 में 3 और जोड़ दिए, एक तो काबर ताल, तो 39 हो गई, और फिर महाराष्ट्र की लोनार झील और सूरसागर 2 और जुड़ गए, तो कुल कितने हो गए? 41। तो भारत में अब रामसर स्थल की साइट में 41 स्थान है, 41 जिनकी संख्या है 41, जो दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक है। यदि दक्षिणी एशिया में किसी देश में सबसे अधिक है तो वो भारत में ही है। भारत ने 2 फरवरी 1973 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था। देखिए रामसर संधि नामक एक संधि हुई थी ईरान में, इसमें भारत ने 2 फरवरी 1973 को ही क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। यानी नम भूमि को लेकर के विश्व में जैव विविधता को बचाने के लिए ये संधि हुई थी। अब इस संधि का, रामसर संधि का क्या उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों के विकास व रख रखाव अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना, यानी वही बायोडाइवर्सिटी है। आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के ऐसे स्थल है जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। तो ये रामसर संधि, रामसर जो सम्मेलन कहाँ हुआ? ईरान में हुआ था। तो ये धरती पर सबसे प्रभावशाली पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। कौन सा? ये रामसर साइट। फिर है देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, गंभीर जल संकट वाले विश्व के 100 शहरों में 30 शहर भारत में। देखिए ये काफ़ी चिंता का विषय, जो जल संकट को लेकर के जो विश्व में 100 शहरों की सूची बनाई गई है उसमें 30 शहर भारत के हैं। देखिए अकेले 30 शहर भारत के हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की जो नवंबर 2020 में जारी जोखिम फिल्टर विश्लेषण के अनुसार दुनिया के 100 शहरों को वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए भारत के जो 30 शहर है उनको 2050 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भारत के 30 शहर है। कितने? भारत के 30 शहर है। किसे? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जो गंभीर जल संकट वाले विश्व के शहर है उनमें। इन शहरों में शामिल प्रमुख शहर कौन कौन से? देखिए
यदि वैश्विक स्तर पर हम चर्चा करें तो वैश्विक स्तर पर जो शामिल हुई है, विश्व स्तर पर जो गंभीर जल संकट वाले शहर है, देखिए बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का और रियो डी जेनेरिया है। लेकिन जो भारत में 30 शहर है, भारत में 30 शहर कौन कौन से हैं गंभीर जल संकट वाले? देखिए जयपुर, इंदौर, अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, ठाणे, वडोदरा, राजकोट, कोटा, नासिक, अहमदाबाद, जबलपुर, हुबली धारवाड़, देखिए हुबली धारवाड़ एक है ये, नागपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, धनबाद, भोपाल, ग्वालियर, सूरत, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ और कन्नूर है। देखिए राजस्थान के एक तो जयपुर आ गया, फिर कोटा, तो जयपुर और कोटा भी गंभीर जल संकट वालों में राजस्थान के है। तो ये जो 30 शहर थे ये गंभीर जल संकट वाले की सूची में हुए हैं शामिल। अब WWF द्वारा चिन्हित जो शहरों में आधे से अधिक चीन और भारत में, जितने भी शहर है 100 शहरों में, उनमें आधे से ज़्यादा चीन और भारत में। देखिए भारत में तो अकेले में कितने 30 शहर है। 2020 तक 17% वृद्धि की तुलना में 2050 तक अपनी जनसंख्या में नाटकीय रूप से 51% की वृद्धि के कारण इन शहरों में 2050 तक गंभीर जल संकट होगा। देखिए 2050 तक लगभग 51% की जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। विश्व के सामने जनसंख्या को लेकर के एक बड़ी समस्या होगी। तो हमें अभी समय रहते जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, ये देश के हित में होगा। मालाबार नौसेना अभ्यास, ये काफ़ी अभी दोस्तों चर्चा में रहा। मालाबार नौसेना अभ्यास अभी खूब चर्चा में रहा है। देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 ये 4 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कितने देशों का? 4 देशों का। क्योंकि अभी इस 2020 के मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने अच्छे संबंध बन रहे हैं भारत देश के। इस कारण से चीन को भी बौखलाहट हो रही है, चाइना भी बौखला गया है। तो संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 के 24वां संस्करण था। कौन सा? 24वां। पहला चरण अभी देखिए 24वें संस्करण का पहला चरण 6 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। देखिए 3 नवंबर 2020 को शुरू हुए इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना 1, अमेरिकन नौसेना 2, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स 3, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना 4 देशों ने भाग लिया है। जिसमें कौन कौन से देश है? देखिए ये पूछा जा सकता है कि एक तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल हुआ है, पहले 3 देश थे। मालाबार जो नौसेना अभ्यास है, देखिए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना पहली बार मालाबार अभ्यास में शामिल हुई है। कौन सी नौसेना? ऑस्ट्रेलियाई नौसेना पहली बार मालाबार में शामिल हुई है। इन चारों देशों की नौसेना का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर 2020 को अरब सागर में संपन्न हुआ था। देखिए मालाबार अभ्यास वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। देखिए जब शुरू हुआ था तब 2 ही देश थे, एक भारत था, दूसरा अमेरिका। फिर 2015 में इसे जापान को और शामिल कर लिया और त्रिपक्षीय समझौता हो गया। और 2020 में अब रॉयल ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को इसमें शामिल कर लिया। तो अब कुल 4 देश शामिल हो गए मालाबार नौसेना अभ्यास में। पूछा जा सकता है कि 2020 में हाल ही में नया कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। देखिए भारत और सिंगापुर के बीच में जो समुद्री अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या रखा है? सिम्बेक्स 20। क्या नाम है? सिम्बेक्स 20। ये भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 के 27 संस्करण। देखिए ये कौन सा था संस्करण? 27वां संस्करण का आयोजन 23 से 25 नवंबर 2020 तक ये अंडमान सागर में हुआ था। देखिए किस सागर में हुआ? अंडमान सागर में हुआ। भारतीय नौसेना और रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अभ्यास सिम्बेक्स श्रृंखला का उद्देश्य आपसी अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को सिखाना है। तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। क्या उद्देश्य है?
आपस में दोनों देश को संचालन को बढ़ाना, एक दूसरे की अच्छी से अच्छी प्रथाओं को सिखाना है। तो सिम्बेक्स 20 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। ए प्रोमिस्ड लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ये चर्चा में बहुत रही है, भारत के संदर्भ में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में रही है। भारत में कुछ नेताओं को लेकर के भी इसके बारे में जो लिखा गया है, इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रही है। ए प्रोमिस्ड लैंड एक बुक है, एक पुस्तक है, और ये पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन सा? जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ए प्रोमिस्ड लैंड, ये प्रोमिस्ड लैंड भी बोल सकते हैं, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। बराक ओबामा इसके लेखक है। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड में ओबामा ने वर्ष 2018 के चुनाव प्रचार अभियान से लेकर और एक राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के अंत में एबटाबाद पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान तक की अपनी यात्रा का विवरण दिया गया है। देखिए इसमें क्या है प्रोमिस्ड लैंड में, इसमें बराक ओबामा जो अपने पहला जो चुनाव लड़ा था उससे में लेकर के राष्ट्रपति के रूप में जो देखिए ओसामा बिन लादेन को जो मारा था, उसमें उस तक का इसमें वर्णन किया गया है। और भारत के संदर्भ में इसलिए रहा कि महत्वपूर्ण रही है ये पुस्तक प्रोमिस्ड लैंड, क्योंकि भारत के संदर्भ में भी चर्चा के विषय रही है। भारत के संदर्भ में भी कुछ नेताओं को लेकर के इसमें लिखा गया है, भारत के नेताओं के बारे में भी कुछ लिखा है जो बड़े दिग्गज नेता हैं। नेक्स्ट में देखिए ITTF महिला वर्ल्ड कप 2020। देखिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF इंटरनेशनल TT यानी टेबल टेनिस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला वर्ल्ड कप 2020, इसका आयोजन 8 से 10 नवंबर 2020 को हुआ। कहाँ पे हुआ? देखिए टेबल टेनिस जो महिला वर्ल्ड, यहाँ देखिए महिला वर्ल्ड कप का आयोजन तो वुहान में हुआ। वुहान कहाँ है? चीन में, और ये 24वां संस्करण था। विजेता कौन? चीन मेंग। तो देखिए ये सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं कि ITTF महिला वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? तो चेन मेंग नामक महिला ने जीता जो चाइना की है, और आयोजन कहाँ हुआ? वुहान चीन में हुआ। ये तो महिला वर्ल्ड कप है। दूसरा जो टेबल टेनिस का पूछा जा सकता है पुरुष वर्ल्ड कप। देखिए ये पुरुष वर्ल्ड कप है, ITTF वही टेबल टेनिस जो कप है, इसका आयोजन भी देखिए 13 से 15 नवंबर 2020 को हुआ। ये भी कहाँ पे हुआ? वुहान में हुआ, 24वां संस्करण था। अच्छा, ये पुरुष वर्ल्ड कप किसने जीता? फैन जेंडोंग ने। फैन जेंडोंग ये भी कहाँ के हैं? चाइना के। तो दोनों ही आयोजन चाहे महिला या पुरुष हो, दोनों ही वहाँ ही शहर चाइना में हुआ, और दोनों ही चाइना ने जीते हैं, अलग अलग है। इसमें फैन जेडोंग ने जीता है। फिर देखिए फीफा अंडर 17, जो फीफा अंडर 17 जो महिला फुटबॉल कप है, देखिए महिला फुटबॉल कप है, ये रद्द हो गया। अब 2022 में भारत में मेज़बानी करेगा, भारत में होगा फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल कप। देखिए वर्ष 2021 में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने रद्द कर दिया है। अब इसको रद्द कर दिया गया है। अब देखिए जो नवंबर के जो प्रमुख दिवस थे, अक्सर क्या होता है दिवस को लेकर के खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण दिवस है वो मैं आपके लेकर के आया हूँ। प्रमुख दिवस देखिए आप 11 नवंबर। देखिए 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए शिक्षक दिवस तो अलग है, वो राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं, वो 5 सितंबर है। लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस को ही क्या मनाते हैं? 11 नवंबर 2000 शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और कब से शुरू हुए हैं? 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में, भारत देश में मनाया जाता है। तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिवस के रूप में? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा है 13 नवंबर।
देखिए 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर आप सब जानते हैं बाल दिवस मनाते हैं चाचा नेहरू के जन्मदिवस के रूप में। तो 14 नवंबर बाल दिवस मनाते हैं किसके जन्मदिवस के रूप में, जो दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस के रूप में। 16 नवंबर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, देखिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। फिर 19 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी था उसका जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। 24 नवंबर को एनसीसी का स्थापना दिवस है, देखिए 24 नवंबर को एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का स्थापना दिवस है ये। 26 नवंबर को संविधान दिवस, देखिए 11 नवंबर के बाद वेरी इंपॉर्टेंट होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 नवंबर को क्या होता है कि ये संविधान दिवस मनाते हैं, एक तरह से विधि दिवस है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। यानी भारत का संविधान कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या आत्मसात किया गया या स्वीकार किया गया था, लेकिन लागू पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। तो यह जब अपनाया था, अंगीकृत किया गया था, इस कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को की थी। देखिए ये तो घोषणा की गई थी और ये मनाना कब से शुरू हुए थे, पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। यानी 2015 से ये कंटिन्यूस या निरंतर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने नवंबर 2020 का पार्ट 2 का करंट अफेयर था, करंट जीके था कम्प्लीटली। तो ये कैसा लगा आप ज़रूर इसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।